हेलो एवरीवन। हम लोग अपने चैप्टर पे वेव ऑप्टिक्स पे। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है। मेरा नाम है वैभव तिवाड़े। आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई टी श्री सिटी कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो आज हम लोग अपने ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स के थर्ड नंबर लेक्चर पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? इंट्रोडक्शन देख लिया था, ह्यूजेंस प्रिंसिपल देख लिया था, फिर उसके बाद हम लोग ने रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन भी देख लिया था। फिर उसके बाद ये हमने रिफ्रैक्शन के ये टाइप्स है कि क्या क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ये कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। उसके बाद कोहेरेंट इनकोहेरेंट देखा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? इस टॉपिक से, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको अभी हम पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है यंग्स एक्सपेरिमेंट और क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स वगैरह। फिर इसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा डिफ्रैक्शन। तो आज हमारा प्लान है कि ये चैप्टर खत्म कर देना है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपने टॉपिक से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अपना पेंट ऑप्शन खोल लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10.5 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। पहले मैं आपको समझा देता हूँ यंग्स एक्सपेरिमेंट में होता है क्या, फिर एक बार बुक रीडिंग मार लेंगे तो क्या डबल रिवाइज हो जाएगा। और ऐसे पहले मैं समझा देता हूँ तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट का कहना ये है कि दो सोर्स है अपने पास। किस चीज के सोर्स होंगे? हमारे चैप्टर रे ऑप्टिक्स और अभी चल रहा टॉपिक लाइट। तो लाइट वेव के सोर्स होंगे, मतलब लाइट के सोर्स होंगे सिंपली। तो लाइट का सोर्स क्या होता है? बल्ब ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक बल्ब है S1 सोर्स वन, यहाँ पे दूसरा बल्ब है S2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम होना चाहिए। काफी कम मतलब कितना? वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पर थेरेटिकली इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम होना चाहिए। इसका डिस्टेंस ले लेंगे स्मॉल डी। अब वो कितना छोटा रहना चाहिए आपका मैटर नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और ये है हमारा इसका मिडिल। तो ये जो दो बल्ब है ये जलेंगे, मतलब ग्लो करेंगे। और इधर पे रहेगी अपनी एक स्क्रीन। स्क्रीन। तो ये जो बल्ब है ये खुले नहीं जलेंगे। यहाँ पे एक और एक ऑब्जेक्ट होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब ओपेक स्क्रीन, जिसमें क्या होगा कि कुछ इस तरह का होगा। मतलब ये जो बल्ब है यहाँ पे जलेगा, इसकी लाइट यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि ये जो स्क्रीन है ओपेक है, तो यहाँ से नहीं जाएगी। ये जो एक छोटा सा पिन होल है, पिन होल मतलब एक छोटा सा छेद बोलेंगे स्क्रीन में। यहाँ पे दो होल है दो सोर्स के लिए, तो सिर्फ यहीं से लाइट एंटर करेगी। और यहाँ से लाइट एंटर करने पर इस स्क्रीन पर पड़ेगी। तो अब आगे देखते हैं कि यंग्स एक्सपेरिमेंट था क्या। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि यंग्स एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। आपको सेटअप बता दिया कि दो सोर्स होता है, एक ओपेक वाली स्क्रीन होती है जैसे कि ये हमने ड्रॉ करी है, और आगे एक स्क्रीन होती है जिसमें अपने को लाइट का बिहेवियर चेक करना है या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट है वो पता करना है, जैसे हम लोग हर बार करते हैं। विल नाउ डिस्कस इंटरफेरेंस two sodium lamps illuminating two pinholes will not observe any interference fringes. This is because the fact that light have wave emitted from an ordinary source undergoes abrupt phase change in types of the order of 10 to the power of minus 10. Thus, the light waves coming out from two independent sources of light will not have any fixed phase relationship and would be incoherent. When this happens, as discussed in the previous section, the intensity on the screen will add up. तो इसका कहना यह है कि अगर तो यहाँ पे ये पिनहोल नहीं होता, मतलब ये ओपेक वाली स्क्रीन ही नहीं होती, ये वाली, यहाँ पे ये वाली स्क्रीन की बात हो रही है, ये स्क्रीन नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होता है? तो जो यहाँ पे जो होता है वो इनकोहेरेंट। तो इनकोहेरेंट क्या होता है? इसका जो फेस है वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। तो इसका जो है अपने को कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। और यहाँ पे लिखा रहता है कि इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन विल एड अप, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। तो जो अपने ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग जो थे, उन्होंने एक टेक्निक यूज करी, द फेसेस ऑफ द वेव्स इमरेटिंग फ्रॉम S1 S2 ही मेड टू पिन होल्स। यहाँ पे मतलब जो यंग थे उन्होंने ये ओपेक ऑब्जेक्ट डाला था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपेक स्क्रीन होना चाहिए, नहीं तो अपना एक्सपेरिमेंट ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये रहा, हाँ। तो ही मेड टू पिनहोल्स S1 एंड S2 वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे कि मैंने कहा था ये जो डी है ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस छोटा होना चाहिए। He may, these were illuminated by another pinholes that was in turn lit by a bright source.
Light waves spread out from source S and fall on both S1 and S2 that behave like two coherent sources because light waves coming out from S1, S2 are derived from the same original source, and any abrupt phase change in S will manifest in exactly similar phase change in the light coming out from S1, S2. Thus, the two sources S1 and S2 will be locked in phase, that is, they will be coherent like two vibrating needle on our water वेव एग्जाम्पल 10.88 10.88 पे चलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं S1 S2 बहुत पास में और ये दोनों एक वेव जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई दूसरी वेव थी, यहाँ पे अपन लोग लाइट वेव जनरेट कर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि वहां पे जो फेनोमेनन हुआ था लाइट का और यहाँ पे जो होएगा वो दोनों सेम ही होगा। ऐसा इनका कहना था। तो अभी अपन ने सिर्फ रीडिंग करी, मैं आपको पूरा एंड में समझा दूंगा, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। द स्पेरिकल वेव्स इमेटिंग फ्रॉम सोर्स S1 S2 विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन जी डैश। मतलब ये जो आखिरी वाली स्क्रीन है अपनी, जहां पे अपन लोग लाइट देखेंगे, इसको कहा है जी डैश, सोर्स S1 S2। और ये जो स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन और ये वाली स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, ये है कैपिटल डी। और ये मिडिल पॉइंट हो गया O। will produce interference fringes on the G dash as shown in the figure 10.12b। इस टाइप की कुछ स्क्रीन पर वहां पे वो फ्रिंजेस आ जाएगी, सॉरी, इस टाइप से। तो द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द एनालिसिस गिवन इन द सेक्शन 10.4। 10.4 मतलब पिछले सेक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ने ये सब पढ़ा था कि एन में क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब एन लेमडा होगा, और डिस्ट्रक्टिव कब जब होगा n+1/2 लेमडा होगा। तो अभी हम लोग यंग्स मॉडल एक्सपेरिमेंट करते समझते हैं। तो इनका ये कहना था कि S1 और S2 जब इनको पिनहोल से भेजा गया, ये जो लाइट है इनके एंटर करी पिनहोल से, मतलब ये छोटे से छेद से। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोहेरेंट जो अ, इनका जो बिहेवियर था वो कोहेरेंट वेव जैसा था। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब इनका जो फेस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने छोटा पिनहोल बनाया ताकि कैलकुलेशन इजी हो और इसको हम पहले वाले से रिलेट कर पाए। तो ये सोर्स S1 से लाइट गई, ये सोर्स S2 से लाइट गई, और ये दोनों टकराई और इनमें कुछ कुछ हुआ। मतलब यहाँ पे या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, वो हम आगे पढ़ते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये जो स्क्रीन पर लाइट टकराई और यहाँ पे कुछ कुछ जनरेट हुआ, यहाँ से भी कुछ कुछ जनरेट हुआ, तो यहाँ पर जो इन दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस होगा, तो हम लोग इसी इंटरफेरेंस की बात करेंगे। तो आप लोग समझे कि यहाँ पे पिनहोल ही क्यों लिया गया। पिनहोल नहीं होता, अरे पूरा खुला में लाइट छोड़ देते हैं S1 S2, तो यहाँ पे इनकोहेरेंट सोर्स बनता। क्या बनता है, इनकोहेरेंट। मतलब उसको जो है टाइम के साथ चेंज होता और हम लोग का कैलकुलेशन उतना इजी नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई वी चूज पिन होल्स। तो आगे चलता है। हाँ, तो इस पैरा पे आ गए। वो जो पहला था वो बहुत थेरेटिकल चीज थी, ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा भी जाता। मेन चीज ये है, दिस कैलकुलेशन पार्ट। हाँ, वी विल हैव कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस रिजल्टिंग इन अ ब्राइट रीजन। तो ये ब्राइट रीजन क्या है, जब हम लोग यहाँ से S1 S2 से लाइट छोड़ेंगे, तो जो अपनी स्क्रीन है ये जी डैश, ये वाली स्क्रीन की बात कर रहे हैं, ये वाली जी और जी डैश, यहाँ पर कुछ ऐसी फ्रिंजेस आएंगी। कैसी ऐसी, कहीं पे डार्कर होगी, कहीं पे लाइट होगी, कहीं पे काला होगा, कहीं पे व्हाइट होगा। तो ये सब क्या है और कैसा है ये सब देखेंगे। तो वी विल हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजल्टिंग इन अ ब्राइट रीजन। जहाँ पे ब्राइट रीजन है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जहाँ पे ब्लैक कलर का शेड है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब उनका डिस्टेंस कैसे पता करें। तो अपने पास एक वो है फॉर्मूला जो कहता है एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा डी बाय डी, वेयर एन इज इक्वल टू 0 ± 1 ± 2। एन सिंपली होल नंबर है। तो लेमडा क्या है, जिस लाइट को हम लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं, मतलब सोर्स S1 S2 जो है, इनकी लाइट की वेवलेंथ। वेवलेंथ तो आपको पता ही क्या होता है। डी क्या है, स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। और ये छोटा वाला डी क्या है, दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस। और ये एन क्या है, इसको ये वेरिएबल, इसको पहले 0 रखेंगे तो आपके पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिस्टेंस आएगा, फिर एन 1 रखेंगे तो दूसरा आएगा, फिर 2 रखेंगे तो दूसरा आएगा।
और सिंपली सिमिलरली हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू लेमडा डी बाय डी। यहाँ पे सिमिलरली डी अपना दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला डी स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, ये लैम्डा जो लाइट वेव की वेवलेंथ है, और एन तो अपना जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ये है एन। तो ये एक्स जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिस्टेंस बताता है, और जो ऊपर वाला फॉर्मूला इससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिस्टेंस आता है। दस द इक्वली स्पेस कैसे है, क्योंकि आप जीरो रखेंगे तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, फिर वन रखेंगे तो वन लेमडा डी बाई डी, फिर टू रखेंगे तो टू लेमडा डी बाई डी, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो सारी फ्रिंजेस का लेमडा डी बाय डी, ये होगा ब्राइट वाली फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस। और ब्लैक वाली फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वन बाई टू लेमडा डी बाय डी, ये होगा डार्क वाली फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, डी बाय टू लेमडा डी बाय डी, दोनों को डिफरेंस लेंगे दोनों का, तो फाइनली ये आ जाएगा लेमडा डी बाय। तो ये है लाइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस। तो पूरे यंग्स फॉर्मूला में, मतलब यंग्स एक्सपेरिमेंट में यही था कि जब अपन दो सोर्सेस को लेंगे उससे लाइट निकालेंगे, तो अपने पास ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं कि कहाँ पर डार्क फ्रिंजेस बनेगी और कहाँ पर लाइट फ्रिंजेस बनेगी। डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव और लाइट मतलब कंस्ट्रक्टिव। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक बार ये फिगर 10.13 में क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड फ्रिंजेस, मतलब ये कंप्यूटर से जनरेट की हुई फोटो है, प्रोड्यूस्ड बाय टू पॉइंट सोर्सेस S1 and S2 ऑन द स्क्रीन, GG डैश कॉरेस्पॉन्ड्स टू D 0.025। जैसे कि हमने कहा था D काफी छोटा होना चाहिए 0.025, और जो अपना D है, दोनों दोनों स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस वो है 5 सेंटीमीटर, और लैम्डा जो है लाइट का वो है 5 × 10⁻⁻⁵ तो यहाँ से हम लोग सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, लैम्डा डी बाई डी एन, और वो था एन प्लस वन बाई टू लैम्डा डी बाय डी। तो अपन लोग निकाल सकते हैं कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हुआ और कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव। तो आगे प्रॉब्लम्स होंगे होपफुली, तो हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, व्हाट इज डिफ्रैक्शन? अभी अभी हमने देखा कि सोर्स है, यहाँ पे एक पिन होल था, यहाँ से जब लाइट जा रही थी तो हम लोग ये जो मान लिया कि लाइट सीधी जा रही है, पर डिफ्रैक्शन का फेनोमेना ये है कि लाइट जो ऐसी जानी चाहिए थी, सीधी आ रही थी, सीधी जानी चाहिए थी, पर वो सीधी नहीं जाती, वो किसी एंगल में बैंड हो जाती है, किसी थीटा एंगल पे बैंड हो जाती है। ये वाली लाइट है, ये भी बैंड हो जाएगी थीटा एंगल पे, ये तीसरी वाली लाइट भी किसी थीटा एंगल पे बैंड हो जाएगी। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। कहाँ से बेंडिंग होगी, किसी नैरो इसमें से, पिन होल में से। तो हम लोग इसको रीडिंग मारते हैं पहले डिफ्रैक्शन। इफ वी क्लियरली लुक एट अ शैडो कास्ट बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट close to the region of geometrical shadow, there are alternate dark and bright regions just like in interference। ये इस फिगर की बात कर रहा है कि यहाँ पे डार्क और लाइट फ्रिंजेस आएगी। डिफ्रैक्शन इज अ जनरल characteristic exhibited by all types of waves, be it sound waves, light waves, water waves and matter waves। जो डिफ्रैक्शन फेनोमेना है, ये सारी टाइप की वेव्स होता है, ना कि सिर्फ लाइट वेव के सामने। लाइट वेव में जैसे कि हम यहाँ से आ रहे हैं, कोई पानी भी छोड़ दे, वाटर वेव, ये भी इसका भी फेनोमेना क्या है कि ये भी जब सोर्स से बाहर निकलेगा तो इसमें डिफ्रैक्शन फेनोमेना आएगा, मतलब ये ऐसे ऐसे फैल जाएंगे इसके वाटर के जो होंगे वेव, ये फेनोमेना डिफ्रैक्शन। जैसे हम लोग घर में पाइप होता है, पाइप का एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा जनरल हो जाता है। तो यहाँ से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, जैसे यहाँ पे जहाँ पे उसकी पाइप की ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे पानी सीधा नहीं जाता है कभी भी, अटे अनलेस बहुत ज्यादा वो फोर्स से आ रहा, बहुत ज्यादा फोर्स से भी आएगा तब भी डिफ्रैक्शन होगा, पर बहुत ही कम होगा। तो हमको ऐसे नेकेड आइज से ऐसे विजिबल नहीं होता है, पर इसमें डिफ्रैक्शन होता है और थोड़ा सा ये बैंड हो जाता है, जो वाटर का वो होता है स्ट्रीम, ऐसे जनरली आपने देखा होगा।
तो ये फेनोमेनन है डिफ्रैक्शन, इसको थोड़ा इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत बड़े में। तो since the wavelength of the light is much smaller than the dimension of the most obstacles, we do not encounter diffraction effects of light in every day. जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत ही कम एंगल पे होता है, तो हम लोग को नेकेड आई से ऐसा दिखता नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए। However, the final resolution of our eye or the optical instruments such as telescope and microscopes is limited due to phenomenon of diffraction. Indeed, the colors that you see when a CD is viewed is due to diffraction effect. Will now discuss the phenomenon of diffraction. तो ये बता रहे हैं कि डिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जब हम सीडी यूज करते हैं अपने डीवीडी प्लेयर में, तब भी डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन होता है, और उसी से अपने को उसके कलर्स दिखते हैं, पर अपने को अभी इसके डीप में नहीं जाने की कैसे क्या होता है। ये बस बता रहे हैं कि डिफ्रैक्शन जनरल लाइफ, डेली लाइफ में भी होता है, पर हम उसको नेकेड आई से देख नहीं पाते, तो हम लोग उसको अ, वो नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डिफ्रैक्शन होता है, पर वो होता है काफी कम एंगल। तो सिंगल स्लिट का मतलब है ये ये वाला फिगर देखेंगे हम लोग, फिगर 10.1। सिंगल स्लिट मतलब ये वेव आ रही है, और यहाँ पे एक स्लिट रखी हुई है, मतलब कुल मिला के ओपेक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और वहाँ पे एक छोटा सा पिन होल है, तो वहां से लाइट वेव सीधी जाने की वजह, लाइट वेव को ऐसे सीधे जाना था, तो उसमें थोड़ा डिफ्रैक्शन हो गया, तो किसी एंगल पे चले गई, उसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे पूरे में यही लिखा होगा, तो पढ़ता है। इन डिस्कशन ऑफ यंग्स एक्सपीरियंस वी स्टार्ट stated that the single narrow slit acts as a new source from which light spreads out. Even before young early experiments, including Newton, had noticed that light spread out from narrow holes and slits. It seems to turn around corners and enter regions where we would expect a shadow. This effect known as diffraction. यहाँ पर डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। Can only be properly understood using the waves idea. After all, you are hardly surprised to hear sound waves from someone talking around a corner. यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है। After all, you are hardly surprised to hear sound waves from someone talking around the corner. ये एक सब वो दिया है एप्लीकेशन की, यहाँ पे भी डिफ्रैक्शन होता है। When the double slit in Young's experiment is replaced by a single scene on the both sides, there are alternate dark and bright regions. The intensity becomes weaker away from the center. To understand this, we go figure 10.14। ये कहना चाह रहा है कि ये अपना सोर्स है, यहाँ से लाइट जाएगी, ये अपनी स्क्रीन है जहाँ पे हम लोग लाइट देखेंगे। तो ये कह रहा है कि ये जो सेंटर है ओ, इससे जितना हम लोग दूर जाते जाएंगे, तो इसकी लाइट की इंटेंसिटी कम दिखती जाएगी, मतलब डिफ्रैक्शन से जो एंगल आएगा, मतलब लाइट वेव्स की जो फ्रिंजेस है इधर भी दिखेगी, आगे भी और पीछे भी दिखेगी। पर ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे दूर जाएंगे सेंटर, तो वैसे वैसे उसका इंटेंसिटी कम होएगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसका डिफ्रैक्शन वाला फेनोमेनन होगा, उसकी वेव्स वीकर होगी जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो इसलिए उसका जो है लाइट अपने को धीरे धीरे कम दिखता जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस, हाँ ये सब हमने पढ़ लिया। विच शोज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली एंड द सिंगल with a the diffracted light goes on to meet a screen at midpoint of the stick M। ये कह रहा है सीधे सीधे कि M से जैसे जैसे दूर जाएगी, तो उसका जो इंटेंसिटी होगा वो कम होगी। The straight line through M perpendicular to the slit planes X plane meet the screen at C। ये एक स्क्रीन है C, यहाँ पे वो जो लाइट है वो मीट कर रही है। We want intensity at any point P on the screen as before, straight line joining P to the different points L, M, N, etc. can be treated as parallel, making an angle theta with the normal MC। तो ये कह रहा है कि अपने को ये जो लाइट आ रही है, ये कोई पॉइंट सी है, इस पे अपने को पता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, तो अपने को पता करना है ये जो पॉइंट पी है, इस पे इंटेंसिटी क्या होगी, और ये सी और पी के बीच का एंगल है थीटा। दिस एंगल इज थीटा। तो वी वांटेड टू फाइंड इंटेंसिटी एट पी, ऐसा इसका कहना है। The basic idea is to divide the slit into much smaller parts and add their contributions at P with the proper phase differences. We are treating different parts of the wavefront at the slit as secondary source because the incoming wavefront is parallel to the plane of the slit. These sources are in phase। तो ये कह रहे हैं कि उनका फेज सेम होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेव्स का वो है,
रिजल्टेंट पी तरफ जा रहा है, वो सबको ऐड कर देंगे, और फिर उसी का जो रिजल्टेंट आएगा, इन सब वेव्स का जो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, वो सबको ऐड करेंगे तो अपने को इंटेंसिटी एक पी मिल जाएगी। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द इंटेंसिटी एज अ सेंट्रल मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू जीरो। जैसे जैसे मैंने जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है, सेंट्रल सेंटर पॉइंट हो, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि लाइट सीधी आ रही तो थीटा का एंगल जीरो होगा। तो यहाँ पे जो होगी लाइट की इंटेंसिटी एकदम मैक्सिमम होगी, ये तो सभी को पता है। दी अदर सेकेंडरी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू लेमडा बाई ए। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अपन ने ये तो कह दिया कि सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। अब ये कह रहा है कि जो है सेकेंडरी मैक्सिमा, ये कहाँ पे होगा, थीटा इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू लेमडा बाई ए, which go on becoming weaker and weaker with increasing and the minimum zero intensity R at theta is equal to n lambda by a। और ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और थीटा इज इक्वल टू एन lambda बाय ए। तो इस थीटा पे अपने को मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ये वाले थीटा पे मिनिमम इंटेंसिटी। The photograph and intensity pattern corresponds to its shown in 10.15। तो फिगर 10.15 पे यहाँ पे अपने को मैक्सिमम मिला, फिर मैक्सिमम मिला, फिर मैक्सिमम मिला, और ये जो ब्लैक वाली रीजन है यहाँ पे अपने को मिनिमम मिलेगा उसका इंटेंसिटी। तो यही निकालने का फॉर्मूला है कि कहाँ पर अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है और कहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है। There are been prolonged discussion about the difference between interference and diffraction among the scientists since the discovery of this phenomenon. In this context, it is interesting to note that Richard Feynman has said in his famous Feynman lecture on physics, no one has ever been able to define the difference between interference and diffraction satisfactorily. It is just a question of usage that there is no specific important physical difference between them. The best we can do is roughly speaking is to say that when there are only a few sources, say two interfering sources, then the result is usually called interference. But there is a large number of them. It seems that the word diffraction is more often। तो इन्होंने कहा कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग इंटरफेरेंस में भी सेम ही चीज निकाल रहे थे कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिफ्रैक्शन में वही चीज है, कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा। दोनों वाला कोई डेफिनेशन तो नहीं है, फिर ने एक डेफिनेशन देने की कोशिश की है। when there are only few sources, say two interfering sources, then the result is usually called interference। इसने कहा कि जब सोर्सेस मतलब दो ही है तो वहां पे इंटरफेरेंस होगा, और जहाँ वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ सोर्सेस है तो उस फेनोमेनन को डिफ्रैक्शन बोल देंगे। मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस नंबर ऑफ सोर्सेस के आधार पर इसको डिफरेंस किया गया कि किसको डिफ्रैक्शन बोलेंगे और किसको इंटरफेरेंस बोलेंगे। दोनों की डेफिनेशन में ये लोग डिफरेंस नहीं कर पा रहे। सीइंग अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न, तो ये सिंपली एक वो एक्सपेरिमेंट है जो अपने को घर पे करना है। यहाँ पे जैसी जो ब्लेड होती है, रेजर ब्लेड, उसके उसका एक्सपेरिमेंट है जिससे हम डिफ्रैक्शन का पता लगा। तो ये तो इससे क्वेश्चन बनने की कोई चांसेस नहीं है, तो इस पार्ट को हम लोग स्किप करेंगे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये पढ़ लेते हैं हम लोग। ये सिंपली बता रहा है कि अगर हम दो रेजर ले, ऐसे दो रेजर ले, इसके बीच में कुछ होल होगा, तो यही इसे ओपेक का ऑब्जेक्ट ले लिया इस रेजर को, और ये जो है इस होल को इसे पिन होल मान लिया, और फिर यहाँ से ये लाइट डालेगा और फिर किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेगा उस लाइट को, और फिर बताएगा द फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन एंड ऑल। तो इन interference and diffraction, light energy is redistributed. If it reduces in one region, producing a dark fringe, it increases in another region, producing a bright fringe. There is no gain or loss of energy, which is consistent with the principle of conservation of energy। तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जैसे कि हमने अभी एक फिगर देखा था ऊपर पे कि ये कोई स्क्रीन है जहाँ पे अपन लोग ने ये रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस जो भी है वो लाया था। तो बीच बीच में क्या था, ब्लैक था, मतलब ब्लैक फ्रिंज थी, फिर व्हाइट फ्रिंज थी, फिर ब्लैक फ्रिंज थी, फिर व्हाइट फ्रिंज थी, फिर ब्लैक थी, फिर व्हाइट थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक है यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है इसलिए इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी कम है इसलिए यहाँ पे अंधेरा है। और जहाँ पे ज्यादा लाइट है वहां पे एनर्जी इंक्रीज कर गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एनर्जी ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे कंजर्व्ड है। जहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। जहाँ पे डार्कर रीजन है वहां की एनर्जी बाजू वाले रीजन में चलेगी, इसलिए वहां पे लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा दिख रही है। यहाँ पे ये बताया गया है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ना कि उनका लॉस हुआ है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं हमने ऊपर से पढ़ा क्या है यंग एक्सपेरिमेंट में। यंग एक्सपेरिमेंट में अभी तक हमने कंप्लीट किया कि ठीक है, अब दो सोर्स है, उनके बीच का डिस्टेंस दी है और तो उनसे डी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन पड़ी है, वहां से एक लाइट इमिट की गई। तो वो स्क्रीन पे कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये है पता करना हमको। तो उसके लिए अपन लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, एन लैम्डा डी बाय डी, जहाँ पे एन जो है होल नंबर है। इसको जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे हमको रीजन पता चल जाएगा कहाँ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। और फिर जो डिस्ट्रक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या था, एन प्लस वन बाय टू लैम्डा डी बाय डी। ये अपना इंटरफेरेंस फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम दूसरे फेनोमेनन पे आ गए थे, रिफ्लेक्शन, जहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट का अपन ने वो देखा, जहाँ पे लाइट बेंड हो रही थी। तो इसमें ये था कि थीटा जो है, थीटा क्या है, अपने जिस एंगल पे लाइट बेंड हो रही है वो एंगल थीटा। तो एन प्लस वन बाय टू लैम्डा बाई ए। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी जहाँ पे थीटा ये होगा, और एन बाय टू लैम्डा बाई ए यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो ये दोनों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले याद करना है। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। यहाँ पर अपने को लाइट बीम दिखेगी, मतलब लाइटर रीजन दिखेगा जहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और यहाँ पे डार्कर फ्रिंज का रीजन पता चलेगा जहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी। तो ये चार फॉर्मूले फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़ा है। तो हमारा अगला टॉपिक है पोलराइजेशन, 10.7। तो व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर होल्डिंग अ लॉन्ग स्ट्रिंग दैट इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली। तो बोल रहा है कि एक रस्सी है, इसको अपन ने ऐसे पकड़ के रखा। दिस इज स्ट्रिंग, कुछ भी बोलो इसको, स्ट्रिंग बोलो, रोप बोलो, कुछ भी बोलो, ये एकदम टाइट बंधे होते हैं। और ऑन द अदर एंड विच इज assumed टू बी फिक्स, मतलब ये फिक्स है एक एंड, इफ यू मूव द एंड टू द स्ट्रिंग अप एंड डाउन इन अ पीरियोडिक मैनर। ये कह रहा है कि इस एंड को, मतलब ये एंड फिक्स है, और एक सेकंड फिर से ये बनाना पड़ेगा। हाँ, ये एक एंड है जो अपने हाथ में है, दूसरा एंड फिक्स है, और ये एक स्ट्रिंग। तो ये कह रहा है कि इसको पीरियोडिक मैनर में एक बार ऊपर करेंगे फिर एक बार नीचे करेंगे, पीरियोडिकली। इसको ऊपर नीचे करेंगे, वी विल जनरेट अ वेव प्रोपोगेटिंग इन अ प्लस एक्स डायरेक्शन। ये कह रहा है कि अर्थ हम इसको ऊपर नीचे करते हैं, मतलब ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये होता है एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि अर्थ हम इस वाई डायरेक्शन में ऊपर नीचे पीरियोडिकली करेंगे तो यहाँ पे एक वेव जनरेट होगी जो प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी, ऐसा ये कह रहा है। सच अ वेव कुड बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये बोल रहा है कि ये जो वेव जनरेट होगी इसकी एक इक्वेशन आएगी। वो इक्वेशन क्या आएगी, वो नीचे गिवन है अपने को, ये वाई इज इक्वल टू एक्स टी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखते हैं इस इक्वेशन में क्या क्या वेरिएबल है, क्या है। तो पहले फिगर देख लेते, फिगर 10.17। जैसे कि हमने बोला कि ऐसी एक वेव जनरेट हुई जो प्लस एक डायरेक्शन में जाएगी। कैसे हम अर्थ किसी स्ट्रिंग को वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन पे आ जाता है,
इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ए एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी। और अपन लोग एक व्यू बना लेते हैं। y क्या है? टी टाइम पे अपनी जो वेव है उसका डिस्टेंस इन y डायरेक्शन। ए क्या है? उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कि वो जो है अपनी मिडिल पॉइंट से कितना ऊपर गया है। साइन तो अपने को पता है, साइन एक्स। एक्स क्या है? उस पॉइंट की, जिस पॉइंट का अपने को वाई डायरेक्शन निकालनी है, उसका एक्स दूरी कितना है यहाँ से। दिस इज एक्स। और ओमेगा तो आपको पता ही है, ओमेगा इज अपना 2 पाई बाय टी। टी क्या है? टाइम पीरियड। तो ये इक्वेशन बताती क्या है? ये किसी पॉइंट की, जो एक्स दूरी पर है, जो पॉइंट एक्स दूरी पर है, उसकी टी टाइम पर पोजीशन बताता है। मतलब किसी, ये कोई एक्स डिस्टेंस है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो टी टाइम पर कहाँ पर होगा, क्या वो यहाँ पर होगा, कि आपके यहाँ पर होगा, या फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन वही बताती है उसकी वाई डिस्प्लेसमेंट क्या है एट टाइम टी। तो ये वो इक्वेशन है। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पे सारे वेरिएबल है क्या, इसका क्या काम है, ये सब। तो वेयर ए एंड ओमेगा इज, ओमेगा बताया, रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई बाय टी, और ए जो एम्पलीट्यूड है अपना ऑफ द वेव रिस्पेक्टिवली फॉर द लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के। थोड़ा ध्यान देना कि ये क्या होता है। लैम्डा जो अपना वेवलेंथ है वो है 2 पाई बाय के। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, जैसे मैंने कहा था, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा ध्यान देना इस टॉपिक पे। रिप्रेजेंट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेव, ये लैम्डा की डेफिनेशन बताया। वी हैव डिस्कस प्रोपगेशन ऑफ वेव्स इन चैप्टर 14 ऑफ क्लास 11 टेक्स्ट बुक। ये बता रहा है कि हम लोग वेव प्रोपगेशन पहले ही पढ़ चुका है। उसी टाइप से यहाँ पे हो रहा है, जैसे वेव प्रोपोगेट ही कर रही है ना। जैसे हम लोग इसके एक एंड को वाई डायरेक्शन मूव करें तो एक वेव जनरेट हो रही है, वो एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो ये उसी से रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा है। Since the displacement which is along the y direction is at right angles to the direction of propagation of the wave, we have what is known as transverse wave. Also, since the displacement is in y direction, it is often referred to as bipolarized wave. Since each point of the string moves in a straight line, the wave is also referred to as linearly polarized wave. ये कह रहा है कि जो अपनी वेव है, सॉरी ये अपनी स्ट्रिंग है, इसके जो सारे छोटे छोटे जो है पार्ट, बोले तो एलिमेंट, ये ना ही इधर मूव हो रहे ना ही इधर मूव हो रहे, ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको ये कह रहा है, ये इसको बोला लीनियरली पोलराइज्ड वेव। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए लीनियरली परपेंडिकुलर, जिस जिस डायरेक्शन में अपनी वेव प्रोपोगेट हो रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इसलिए इसको एक टर्म दिया गया, लीनियरली पोलराइज्ड वेव। ओके। So, in the similar manner, we can consider the vibration of the string in the exact plane, generating a z polarized wave whose displacement will be given by z. तो ये सीधे से इसने एक्सिस चेंज कर दिया है। यहाँ पे y हुआ करता था, y को इसने z से रिप्लेस कर दिया है। तो इसको थोड़ा हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं। पहले हम लोग ने ये माना था कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इस बार इसने इसको z एक्सिस मान लिया और इसको x एक्सिस मान लिया। कुछ नहीं, इसने बस नाम चेंज कर दिया। It should be mentioned that the linearly polarized wave, जैसे कि मैंने कहा अभी अभी बताया, linearly polarized wave क्या होती है, are or transverse wave, that is the displacement of each point of the string is always right angle। ट्रांसवर्स क्यों बोला है? क्योंकि ये सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसके? जिस डायरेक्शन में अपनी वेव प्रोपोगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एलिमेंट मूव हो रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया है ट्रांसवर्स वेव।
Finally, if the plane of vibration of string is changed randomly in very short interval of time, then the what have is what is known as unpolarized wave. तो ये कह रहा है कि अर्थ से हम लोग उसमें छोटे से इंटरवल के लिए स्ट्रिंग में कुछ रैंडम चेंज करते हैं, मतलब उसको हम लोग सिर्फ वाई डायरेक्शन में ऐसे वैसे मूव कर रहे थे, हम इसको वाई डायरेक्शन मूव ना करके किसी और डायरेक्शन में मूव कर दे, तो यहाँ पे जो जनरेट होगी वो अनपोलराइज वेव होगी। दस फॉर अनपोलराइज वेव द डिस्प्लेसमेंट विल बी रैंडमली चेंजिंग। जैसे हम लोग यहाँ पे पीरियोडिकली वाई डायरेक्शन में अपनी वेव को मूव कर रहे थे, तो अपना जो वेव थी वो यूनिफॉर्मली जनरेट हो गई थी। अब अपने इसमें कुछ डिस्टरबेंस लाया तो वेव भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब वेव डिस्टरबेंस हो जाएगी तो ये जो अपनी इक्वेशन है वाई टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये फॉलो ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक रैंडम डिस्टरबेंस आ जाएगा जेड एक्सिस में। तो ये इक्वेशन फॉलो ही नहीं हो पाएगी, तो उसी को बोलते हैं अनपोलराइज्ड वेव। तो आगे चलते हैं, आगे वाले पैरा पे, लाइट वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर। जैसे कि अभी कहा लाइट वेव ट्रांसफर इन नेचर है। ट्रांसफर्स क्या होता है कि वो जो एलिमेंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, जिस डायरेक्शन में अपनी वेव प्रोपोगेट हो रही उसके, that is the electric field associated with the propagating light wave is always at right angles to the direction of propagation of wave. This can be easily demonstrated using a simple Polaroid. You must have seen thin plastic light sheets, which are called polarites, and polarites consist of long chain module aligned in a particular direction. The electric vector along the direction of aligned molecules get absorbed. Thus, if an unpolarized light wave is incident on such a polarized, then the light wave will get linearly polarized with the electric vector oscillating along a direction perpendicular to the aligned molecules. The direction is known as fast exit of the polarized. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं पोलराइड क्या होता है। पोलराइड क्या होता है, एक थीन प्लास्टिक लाइट शीट होती है, उसमें क्या होता है, उसमें लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है अलाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स along the direction of aligned molecule get absorbed. Thus, the unpolarized light wave is incident on a such polarized. Then the light wave will get linearly polarized. मतलब ये जो पोलराइड होता है अपना शीट, प्लास्टिक शीट होती है, प्लास्टिक लाइक शीट्स। इलेक्ट्रिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर डालेंगे तो जो अपने मॉलिक्यूल्स होंगे वो एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे। Thus, if an unpolarized light wave is reflected on such an polarized, then the light wave will get linearly polarized. तो इसमें जो इलेक्ट्रिक वेव एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, वो एक लाइट जनरेट करेगी, वो लाइट जो जनरेट करेगी वो लीनियरली पोलराइज, ये यहाँ पे यही समझाया है उसमें। So, thus, if an light from an ordinary source passes through a polarized sheet P1, it is observed that its intensity is reduced by half. ये बोला है कि पोलराइड जो है ये अपना पेपर, सॉरी शीट, इस पे अगर से हम लाइट वेव गिराए तो इसकी इंटेंसिटी जो होगी 1/2 हो जाएगी। आई नॉट विल बी 1/2। It is observed that the reduced by half. Rotating P1 has no effect and transmitted B1 transmitted intensity remains constant. Let an identical place of polar P2 be placed before P1 as expected. The light from the lamp is reduced in intensity passing through P2 alone. But now rotating P1 has dramatic effect. Light coming from P2 or in one position, the intensity transmitted by P2 followed by P1 is nearly zero. ये कह रहा है पहले P2 था, उस पे इंटेंसिटी जो गिरी लाइट इंटेंसिटी तो आधी हो, अब उसके ऊपर एक और पेपर लग गया P1। P1 के ऊपर जैसे गिरी तो गिरी, लेकिन जो P2 पर है उसका इफेक्ट आया, जो अपनी शीट P2 है उस पर नियरली जीरो इफेक्ट आया, मतलब उसने ट्रांसफर ही नहीं किया लाइट। वेट टर्न 90 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन P2 ट्रांसफर नियरली द फुल इंटेंसिटी इमर्जिंग फ्रॉम P2। जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिए, 90 डिग्री के डायरेक्शन में रोटेट कर दिए इस डायरेक्शन में, तो जो इसकी इंटेंसिटी है ट्रांसफर की वो नियरली फुल आ गई, मतलब उसने पूरी की पूरी इंटेंसिटी अपनी P2 को दे दी। ट्रांसफर नियरली द फुल इंटेंसिटी इमर्जिंग फ्रॉम P2। द एक्सपेरिमेंट फिगर 10.18 यहाँ पे ज्यादा अच्छे से गिवन है। हमको पहले यही फिगर चेक करना था। हाँ, तो यहाँ पर जब आप ये इसको P1 ले लेते हैं, इसको P2 ले लेते
तो इसकी जब इंटेंसिटी P2 पर पहले जीरो गई, जब ये ऐसे दोनों एक ही जैसे खड़े थे, जब इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया P1 को, तो इसकी इंटेंसिटी इसके ऊपर पूरी फुल चली गई, इंटेंसिटी पूरी ट्रांसफर हो गई। ये जब इसे हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मेलुसिव लॉ। ये उतना इंपॉर्टेंट लॉ है नहीं, बस थेरेटिकली एक बार देखना जरूरी है। Intensity coming out of the single polarized half of the incident intensity by putting a second polarized. The intensity can be further controlled from 50% to zero of the incident by adjusting the angle between the path axis of two polarized. ये बता रहा है कि जैसे P1 पे गिरी तो उसकी इंटेंसिटी 50% हुई, तो 50 से जीरो करने पे अपने को, जब 50 से जीरो लाना है तो अपने को सही एंगल मैच करना पड़ेगा, तो इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा था कि ये दोनों एक ही जैसे खड़े थे, तो P2 पे इंटेंसिटी जीरो आ रही थी। ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर जीरो लाना है तो हम लोग कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एंगल। पोलराइड्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द इंटेंसिटी इन सनग्लासेस, विंडो विंडो पेन्स एक्सेट्रा। पोलराइड्स आर आल्सो यूज्ड इन फोटोग्राफिक कैमरास एंड 3D मूवीज कैमरास। ये पोलराइड का अपने को वो बता रहा है एप्लीकेशन कहाँ का यूज होता है। अब लोग जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम करनी होती है, वहां पे हम लोग ऐसे दो शीट्स लगा रहते हैं और एंगल को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो उनके इंटेंसिटी है वो लाइट की कम ज्यादा अपने नीड के हिसाब से एडजस्ट करता है। यही है पोलराइड्स का एप्लीकेशन। पोलराइड्स, इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, ये बस थेरेटिकली पोलराइड क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी चेंज करता है, एक्चुअली रिड्यूस करता है, चेंज भी नहीं करता है, रिड्यूस करता है, यही कहना था। तो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देख रहे थे थोड़ा। डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन द क्रॉस पोलराइड्स। ये बोल रहा है कि कोई लाइट आई, व्हेन अ एक शीट ऐसी है, एक शीट क्रॉस है, मतलब ये है दूसरी sheet। ये कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स। तो ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस कीजिए कि क्या चेंज होगा उसमें। तो पहले जो लाइट की इंटेंसिटी आएगी वो तो आई होगी, आई नॉट होगी, सॉरी। तो ये मतलब जो इनिशियल वाली होती है हम उसको जनरली आई नॉट कंसिडर करते हैं। जो भी चेंज होगा उसको आई बोलेंगे, जो चेंज आएगा आई होगा। लेट आई नॉट विद द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट वेव आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइजर P1। मतलब हमको तो पता ही है कि पहले पोलराइजर से पास होने के बाद उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि पहले वाले से जब पास की उसने तो उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बची, मतलब आई तो कुछ और ही होगी लाइट वेव से, वो आई होगी 2 I0। तो पहले वाले से पास होने के बाद आई नॉट बची, then the intensity of light after passing through the second polarizer P2 will be this। P1 से जो पास करे उसके बाद बचता आई नॉट, और फिर जब P2 पे पड़ा, जब P2 से पास किया तो उसकी इंटेंसिटी बची इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये उसकी इंटेंसिटी बचेगी कब, P2 से पास करने के बाद। तो मैंने जैसे बताया था इसके लिए थीटा पे डिपेंड करता है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ P1 एंड P2। ये P1 और P2 के बीच का एंगल है, P1 और P2 के एक्सेस के बीच का एंगल है, ये ध्यान देना है। P1 P2 के बीच का एंगल ये, सिंस P1 और P3 आर कॉल्ड द एंगल बिटवीन द पार्ट्स, P3 विल बी थीटा बाय 2, पाई बाय 2 माइनस थीटा। जैसे हमने कहा कि इनके बीच में तीसरा डाला गया है, तो उसका एंगल हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये हो गई दूसरे वाले से पास होने के बाद। लाइट इंटेंसिटी आई थी कुछ, फिर पहले वाले से पास करने के बाद अपनी बची आई नॉट, दूसरे वाले से पास करने की बची आई इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा वाला है P3, उससे पास करने के बाद बची इंटेंसिटी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा।
ओके। तो ये अपनी इंटेंसिटी आ गई। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, सॉरी पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर। तो फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला यूज हुआ है यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा तो मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है, सॉरी मतलब टू कॉस थीटा साइन थीटा होता है साइन टू थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा आई नॉट बाई फोर। थोड़ा फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखता हूँ, टू थीटा आई नॉट, ये थर्ड वाले से पास करने के बाद होता है। तो अपने को अर्थ से साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए। तो साइन थीटा का मैक्सिमम होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम होता है जब थीटा हो जाएगा पाई बाई फाइव। साइन, तो ये हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा अपना 45 डिग्री है, पाई बाय फोर। तो ये टू थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कितना होता है वन। तो अपना आई हो जाएगा आई नॉट बाय फोर। तो ये हमारा एक एग्जांपल सॉल्व किया। मैं ये एग्जांपल फिर से एक बार आपको समझाना चाहूंगा इजी वे में। देखिए, अपने पास P1 था, P2 था और P3 था। इजी भाषा में देखिए तो P1 से क्रॉस करने के बाद अपने पास बचा आई नॉट। तो P2 से क्रॉस करने के बाद कितना बचा होगा, आई नॉट बाय टू। और P3 से क्रॉस करने के बाद बचा होगा आई नॉट बाय फोर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि अपन लोग पूरा का पूरा जो है P1 से क्रॉस करने में जितनी भी इंटेंसिटी बच रही है उसी पूरी P2 को दे रहे हैं। और फिर उसका जितनी भी इंटेंसिटी P2 से जाने के बाद बच रही है वो P3 के पास जा रही है, इसलिए आई नॉट बाय फोर। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन इसलिए करी गई, क्या पता एंगल चेंज हो जाता। अगर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है, सिंपली हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और P3 के आगे एक और स्क्रीन होती, P4 नाम की, ऐसी है नहीं पर हम लोग मान लेते हैं। तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होती, आई नॉट बाय एट। क्यों, क्योंकि P3 के बाद जितनी भी इंटेंसिटी बची आई नॉट बाय फोर, वो P4 से हो जाती है, और P4 से इंटेंसिटी पास होने के बाद आधी हो जाती है, तो आई नॉट बाय एट। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के साथ हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ पे समरी है, फिर उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेम्बर, इसके बाद एक्सरसाइज। तो हम लोग कल के लेक्चर में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है। तो वो लोग वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बाय एवरीवन।